प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है लेखक प्रेमचंद तथा उनकी कहानी दो बैलों की कथा। तो पाठ का संक्षिप्त परिचय है इस प्रकार कि दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने कृषक समाज यानी किसान समाज और उनके पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है कि किसान अपने पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं। और इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती है और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में तो यह कहानी दो बैलों की कथा है, लेकिन परोक्ष रूप में यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है कहानी दो बैलों की कथा। तो अब कहानी शुरू करने से पहले लेखक भूमिका बांध रहे हैं और वह बताते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, लेकिन और हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का, परले दर्जे यानी पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। अब गधा सचमुच में बेवकूफ़ है और या फिर कि वह बहुत सीधा है और उसकी जो निरापद सहिष्णुता है, जो उसकी सहनशीलता है, उसके कारण उसको यह पदवी दे दी गई है, उसे बुद्धिहीन की पदवी दे दी गई है। अब इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता। अब गाय भी सींग मारती हैं और ब्याही हुई गाय यानी जो गाय बच्चे को जन्म दी है वह तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। और कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर माना जाता है, लेकिन कुत्ते को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। लेकिन गधा ही एक ऐसा जीव है जिसे न तो कभी क्रोध करते सुना गया है और न ही देखा गया है। अब उसको चाहे जितना भी मारो, चाहे उसके सामने जितनी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखाई देता। वैशाख में वह एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल यानी वह उछल कूद कर लेता हो, लेकिन उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा गया है। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी दुख स्थायी रूप से छाया रहता है और चाहे सुख दुख हो, लाभ हानि हो, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा गया है। शायद उसमें ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वह पराकाष्ठा पर हैं यानी ऊंचाई पर हैं, लेकिन इसके बाद भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। तो गधे में सारे सद्गुण हैं, लेकिन इतने सद्गुण होने के बाद भी उसका इतना अनादर कभी नहीं देखा गया है। लोग गधे का अनादर करते हैं और वह शायद इसलिए है क्योंकि सीधापन संसार के लिए, अत्यधिक सीधा होना भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में बहुत दुर्दशा हो रही है। अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब यह सब आज़ादी के, देश की आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं लेखक। और वह कहते हैं कि भारतवासी शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए यानी बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कोई 4 बातें भी उन्हें सुना दे तो वह सुनकर चुप रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको लोग बदनाम करते हैं और यह कहते हैं कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी जैसे को तैसा व्यवहार करना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अब जापान की मिसाल सामने है। अब जापान ने ये प्रथम विश्व युद्ध में एकदम अमेरिका को पूरी तरह से टक्कर दिया था। तो जापान की मिसाल सामने है कि उसकी एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया था, उसे गिनने योग्य बना दिया था। अब लेखक आगे कहते हैं कि गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम गधा है। कम गधा है मतलब कम मूर्ख है, और वह है बैल। अब बैल को भी लोग मूर्ख समझते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो अब लेखक कहानी शुरू करते हैं कि झूरी काछी के, यानी काछी मतलब किसान, तो झूरी नाम का किसान था। उस किसान के 2 बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों पछाई जाति के थे, यानी पछाई जाति ये बैलों की एक जाति है। दोनों देखने में बहुत सुंदर थे, काम में एकदम चौकस चौकन्ने थे और डील में ऊंचे, उनका कद ऊंचा था। और बहुत दिनों से साथ रहते हुए दोनों में भाईचारा हो गया था और आमने सामने या आसपास जब बैठते थे
तो दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में बिना बोले ही आपस में विचार विनिमय करते थे, बातचीत करते थे और एक दूसरे के मन की बात अच्छी तरह से समझ जाता था। और अवश्य ही दोनों में कोई ऐसी छिपी हुई शक्ति थी कि वह शक्ति मनुष्य के पास भी नहीं है, मनुष्य भी उससे वंचित है। तो दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों आपस में खेल खेल में सींग में मिला लिया करते थे और यह सब सिर्फ विनोद के भाव से करते थे, आत्मीयता के भाव से करते थे। जैसे कि सच्ची दोस्ती होने पर मित्रों में धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा होने लगता है यानी मित्रों की पीठ पर हाथ जमाने लगते हैं। तो वैसे ही दोनों मित्र भी आपस में आत्मीयता से सींग मिला लिया करते थे। अब दोनों बैल जिस वक्त हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला हिला कर चलते थे और दोनों की यही चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे और मेरे मित्र को कष्ट न सहना पड़े। और दिन भर के बाद दोपहर के समय जब दोनों बैल गाड़ी या हल से खुलते थे तो एक दूसरे को चाट करके अपनी थकान मिटाते थे। और नाद में यानी जब उन्हें खाने के लिए नाद में खली और भूसा मिलता था तो दोनों साथ में ही उठते थे, साथ में ही खाने के लिए मुंह डालते थे और साथ बैठते थे। और यदि एक अपना मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था। एक बार क्या हुआ कि झूरी किसान ने गोई मतलब बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया। अब बैलों को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों भेजे जा रहे हैं, बस उन्होंने यही समझा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। अब अपना बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा, अब यह भला कौन समझ सकता है। लेकिन झूरी का जो साला था जिसका नाम गया था, उस गया को दोनों बैलों की जोड़ी को ले जाने में दांतों पसीना आ गया, यानी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। और जब दोनों बैलों की जोड़ी को वह पीछे से हाँकता था तो दोनों दाएं बाएं भागते थे। उनकी पगहिया पकड़कर यानी जो गले में बंधी रस्सी पकड़कर आगे खींचता था तो दोनों बैल पीछे से की ओर जोर लगाते थे और जब वह मारता था तो दोनों सींग नीचा करके हुंकारते थे। अब अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, बोलने की शक्ति दी होती, तो वो ज़रूर झूरी से पूछते कि हम गरीबों को तुमने क्यों निकाला, क्यों बेच दिया। हमने तो तुम्हारे कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की, जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें क्यों बेच दिया। अब यह सवाल दोनों बैलों के मन में था। संध्या समय यानी शाम को दोनों के समय दोनों बैल जब अपने नए स्थान पर पहुँचे तो वो दिन भर के भूखे थे, फिर भी किसी ने भी नाद में मुंह नहीं डाला, खाने के लिए मुंह नहीं उठाया। अब उनका दिल भारी हो रहा था, मन दुखी हो रहा था। अब उनका पुराना घर उनसे छूट गया था और यह नया घर और नए आदमी सब उन्हें एकदम बेगाने यानी पराये लग रहे थे। दोनों ने मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से तिरछी निगाह से देखा और चुपचाप आपस में विचार करके लेट गए। अब जब गांव में जब सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मार करके अपना पगहा यानी रस्सी तोड़ लिए और अपने गांव की ओर भाग चले। अब रस्सी इतनी मजबूत थी कि किसी को अनुमान नहीं हो रहा था कि कोई बैल तोड़ सकेगा, लेकिन उस समय उन दोनों बैलों में दूनी शक्ति आ गई और एक एक झटके में ही उन्होंने रस्सियां तोड़ दी। और प्रातःकाल जब झूरी किसान सो करके उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर यानी गौशाला पर खड़े हुए थे और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव यानी रस्सी लटक रही थी। अब झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़ करके उनको गले में लगा लिया और प्रेम से गले लगाकर उनको चूमने लगा। अब गांव के सब घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। अब गांव के इतिहास में यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, तो बच्चों की सभा ने यह निश्चय किया कि दोनों वीर पशुओं का सम्मान करना चाहिए। तो इस सम्मान को करने के लिए कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई भूसी ले आया और बैलों को खाने के लिए दिया। अब एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, तो दूसरे ने भी उस बात का समर्थन किया और इस तरह तीसरा बोला कि ये पिछले जन्म के आदमी हैं। अब इस बात का प्रतिवाद करने यानी इस बात को काटने का किसी को साहस नहीं हुआ।
अब झूरी की जो पत्नी थी वह बैलों को द्वार पर खड़ा हुआ देखी तो क्रोध से जल उठी और वह कहने लगी कि कैसे नमक हराम बैल हैं, यानी मालिक के विरुद्ध जाने वाले बैल हैं। एक दिन भी वहाँ पर काम नहीं किए और भाग खड़े हुए। अब झूरी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था तो वो बैलों पर लगा हुआ आरोप नहीं सुन सका और उसने कहा नमक हराम नहीं है, वहाँ पर दाना और चारा नहीं दिया होगा, इसलिए वह भाग गए। अब झूरी और झूरी की पत्नी दोनों आपस में बैलों को लेकर आपस में बात करने लगे। अब इस झूरी की पत्नी चिढ़ गई थी तो चिढ़ करके वहाँ से चली गई और वह झूरी से कहने लगी कि तुम जैसे लोग बुद्धुओं की तरह बैलों को सिर्फ सहलाते नहीं हैं, अगर उन्हें खिलाते हैं तो उन्हें रगड़कर जोतते भी हैं, उनसे काम लेते हैं। और कहने लगी कि दोनों बैल कामचोर हैं, इसलिए भाग गए। और उसने मजूर को कड़ी ताकीद दे दी, यानी कड़ा निर्देश दे दिया कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा खाने के लिए दिया जाए। अब जब बैलों को सिर्फ सूखा भूसा खाने के लिए दिया गया तो जब नाद में मुंह डाले तो सब उन्हें फीका फीका लग रहा था। अब कोई चिकनाहट नहीं थी, कोई रस नहीं था, क्योंकि उसमें खली और अन्य सामान नहीं मिलाया गया था। अब वह सूखा भूसा उनसे खाया नहीं जा रहा था तो आशा भरी आंखों से वह दरवाजे की ओर देख रहे थे। तो झूरी ने मजूर यानी मजदूर से कहा कि थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देता। तो मजदूर ने कहा कि यदि मैं खली डालूंगा तो खली चूना डालूंगा तो मालकिन मुझे मार डालेगी। तो झूरी ने कहा कि चुरा कर डाल दो। तो उसने मजूर ने कहा ना दादा, यदि मैं डालूंगा, खली चूना दूंगा तो तुम पीछे से अपनी मालकिन की बात का ही समर्थन करोगे। तो यह था पाठ का अंश। आशा है कहानी का इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहानी का आगे का भाग हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।